हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जो है इस बुक का, इस कोर्स का जो है सेकंड लास्ट चैप्टर जो है, यानी कि चैप्टर नंबर 28, 28वां चैप्टर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में जो बात करता है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो अराउंड 6-7 पार्ट्स हमें इसमें लगेंगे, लेकिन प्रीवियस कुछ चैप्टर्स की तरह ही ये चैप्टर भी जो है काफ़ी आसान है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इन कन्वेंशन से संबंधित दी गई हैं कि ये कन्वेंशंस किसके रिगार्डिंग काम करते हैं, किस एरिया में काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर जानेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन हाँ फिर से मैं कहूँगा कि काफ़ी आसान चैप्टर है, आप लोगों को समझने में, जानने में बिल्कुल भी तकलीफ इसको नहीं होगी। हाँ थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, तो 7-8 पार्ट्स में लेके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको वहां पर PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, जिनको आप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आप उससे चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फुल कोर्स का लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल वहाँ पर कराया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर को लेकर, चैप्टर 28 ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो एनवायरनमेंट से संबंधित इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनका नाम दिया गया है और वो किस ब्रॉड सेक्टर में काम कर रहे हैं वो दिया गया है। ठीक है ना। जैसे देखिए सबसे पहले नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, नेचर कंजर्वेशन से संबंधित जो भी कन्वेंशंस यहाँ पर है, जैसे कि सबसे पहला है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज UNCED। फिर अगला हम लोग जो है पढ़ेंगे अबाउट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज CBD। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। हालांकि रामसर साइट्स ये जो भी है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस कोर्स में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला एक आ जाता है साइट्स, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा, ठीक है, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज ही हैं, चाहे वो फ्लोरा की हैं चाहे फोना की हैं, यानी कि एनिमल स्पीशीज हैं या प्लांट स्पीशीज हैं, उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको लेकर कन्वेंशन है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेड वगैरह होता है उसको लेकर एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया है, उसको ट्रैफिक बोला जाता है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जो माइग्रेशन करने वाली स्पीशीज होती है, माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं, उनके कंजर्वेशन को लेकर एक कन्वेंशन बनाया गया है, उसको CMS बोला गया है। ठीक है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को लेकर उसके अगेंस्ट में एक कन्वेंशन या कोलिजन है, दैट इज CAWT। इसके बाद अगला है ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इसको ITTC बोला गया है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, दैट इज UNFF। इसके बाद है, ये तो बहुत ही फेमस है, IUCN, ये तो सब आप लोग जानते भी हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। और इसमें एक और रहेगा, दैट इज ग्लोबल टाइगर फोरम, दैट इज GTF। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो आपके नेचर से संबंधित है। इसके बाद जो हजार्डियस मटेरियल है उनसे संबंधित 3 कन्वेंशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रहेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरा बेसल कन्वेंशन और तीसरा रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है। उसके बाद लैंड यानी कि जमीन से संबंधित एक कन्वेंशन यहां पर और बनाया गया है, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए कन्वेंशन बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन है, दैट इज UNCCD। ठीक है। फिर मरीन एनवायरनमेंट से संबंधित एक कन्वेंशन है, दैट इज इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, IWC। एटमॉस्फेयर से संबंधित है, जैसे कि आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने हालांकि कम बात की थी, हम लोगों ने पहले क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में बात की थी UNFCCC के अंतर्गत। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, और फिर ये तो बहुत ही फेमस है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में तो हम लोग जो क्लाइमेट चेंज का चैप्टर है वहां पर बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनको जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले जो ये UNCED है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, उसको लेकर बात करेंगे। ठीक है ना, और इसमें जो अपना डिस्कशन रहेगा आज इस चैप्टर में, हम लोग उसको केवल इसी लेक्चर या इसी टॉपिक तक सीमित रखेंगे, क्योंकि अगला वाला जो CBD है, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग जो है पूरा का पूरा अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नेचर से संबंधित है UNCED, और ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको रियो समिट अगर बोला जाए, रियो कॉन्फ्रेंस अगर बोला जाए, या अर्थ समिट अगर बोला जाए, तो ये सारा का सारा UNCED के ही अलग अलग नाम है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में हुई है जून 1992 में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जून 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। द इश्यूज एड्रेस्ड इंक्लूडेड, इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किया गया था उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सिस्टमैटिक स्क्रूटनी ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिस भी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसकी हमें एक सिस्टमैटिक स्क्रूटनी करी यहां पर गई है। मतलब इस मुद्दे को लेकर जो है ये मुद्दा इस कॉन्फ्रेंस में उठा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस चीज के प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स, तो जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को लेकर यहां पर स्क्रूटनी की बात की गई है। जैसे कि जो हमारा गैसोलीन होता है, ठीक है, गैसोलीन में जो हमारी लेड होता है, ठीक है, या फिर हमारा जो पॉइजनस वेस्ट है इंक्लूडिंग द रेडियो एक्टिव केमिकल्स, इसको लेकर बात की गई है। पहली बात तो यह है कि पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन की सिस्टमैटिक स्क्रूटनी यहां पर हुई है। ठीक, इसके बाद दूसरा है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच आर लिंक्ड टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा यूज हो रहा है उसको हमें रिप्लेस करना है किसी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से, या इसको ऑल्टरनेटिव सोर्स भी बोला जा रहा है जो क्लीन होगा, है ना, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो इनको रिप्लेस करना है किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो ये भी एक मुद्दा था, इशू था जो वहां पर एड्रेस किया गया। इसके बाद अगला है न्यू रिलायंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन systems in order to reduce vehicle emissions, congestion in cities and the health problem caused by polluted air and smoke। यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि अपनी जो डिपेंडेंस है, जो अपनी निर्भरता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आपको क्या करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज हमने पहले भी जो है डिस्कस करी हुई है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे और अपने पर्सनल व्हीकल्स या प्राइवेट व्हीकल्स जो है उनका अगर हम कम यूज करेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, एक तो क्या होगा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंजेशन जो है यानी कि जो ट्रैफिक वगैरह होता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स कम आपको सड़कों पर दिखेंगे तो उतना आपका क्या है कि जो एमिशंस वगैरह है, जो पॉल्यूशन वगैरह है वो कम हो जाएगा, और उससे होने वाले जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि जो सेहत संबंधी समस्याएं होती है वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी मुद्दा जो है यहां पर डिस्कस किया गया है। और अगला जो इशू था दैट वाज द ग्रोइंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की कमी बढ़ती जा रही है ना, जो पानी की कमी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और इसमें भी आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस विल बी अबाउट द फ्रेश वाटर, क्योंकि ओवरऑल अगर आप पानी की बात करें तो अर्थ में बहुत पानी है ना, अराउंड आप कहते हैं कि 3/4 के आसपास तो पानी है, लेकिन उसमें से कितना पानी जो है वो हमारे यूज करने लायक है वो आपको पता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी है, ठीक है, जो ओशियंस का पानी है वो सारा का सारा कैसा है, दैट इज सलाइन वाटर, है ना, खारा पानी है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेश वाटर की जो कमी हो रही है, और ये कमी जो बढ़ती जा रही है ना, ग्रोइंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि स्कैर्सिटी तो है ही, कमी तो है ही, और वो बढ़ती भी जा रही है, तो इसको लेकर भी जो है यहां पर डिस्कशन किए गए, और ये इशू भी जो है इस कॉन्फ्रेंस में हमारा क्या किया गया, एड्रेस किया गया। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद इस अर्थ समिट जो हुई है, अर्थ समिट मैंने आपको बताया UNCED इसको बोले, अर्थ समिट बोले, अर्थ रियो समिट बोले, या रियो कॉन्फ्रेंस बोले, जो भी है ये सब एक ही चीज है। ठीक है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आया है दैट इज रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अगला आया है एजेंडा 21, और तीसरा आया है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। अब आपको एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि जो एजेंडा 21 है ये किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन में जो है वो रियो समिट दिया जा सकता है, रियो कॉन्फ्रेंस दिया जा सकता है, अर्थ समिट दिया जा सकता है, या फिर आपको UNCED के नाम से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एजेंडा 21 जो है वो इन सारी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, सिमिलरली फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी इन्हीं से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आपको चीजें जो है पूछी जा सकती है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हुआ कि दो और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स जो है वो किए गए। एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC। यह बात हमने पहले भी करी है कि UNFCCC भी कहां से आया था, ये जो हमारी रियो की समिट हुई थी 1992 में, वहीं से आया था। और अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कन्वेंशन है CBD, उसके बारे में भी हम लोग आगे जाके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम समझेंगे कि वो भी जो ये रियो की कॉन्फ्रेंस हुई है उसी की देन है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये रियो की कॉन्फ्रेंस हुई है 1992 में, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके यहां पर जो ये ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में। ये क्या है? द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑफन शॉर्टेंड टू रियो डिक्लेरेशन। अब इसको जो है कभी कभी रियो डिक्लेरेशन भी बोल दिया जाता है। ठीक, was a short document produced at the 1992 United Nations Conference of Environment and Development, यानी कि UNCED की जो 1992 हुई है उसी में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पर प्रोड्यूस किया गया, जिसको इनफॉर्मली हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रियो डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है? कंसिस्टेड ऑफ 27 प्रिंसिपल्स। इसमें 27 सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिनका इंटेंशन क्या है? इंटेंटेड टू गाइड फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमें फ्यूचर में किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है उसको लेकर एक गाइडेंस जो है वो इसमें दी गई है। ठीक है, तो रियो डिक्लेरेशन में इतना ही है इस चीज को, बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि रियो डिक्लेरेशन क्या है। 27 प्रिंसिपल्स हैं, UNCED जो 1992 में हुआ है वहां से आया है, और क्या चीज इसमें दी गई है? इसमें है इंटेंशन टू गाइड फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा इसमें डॉक्यूमेंट आया था दैट वाज एजेंडा 21। अभी एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 इज एन एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस का एक एक्शन प्लान है। किससे संबंधित है? ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही संबंधित है, और ये भी जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED, जो हुई है रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में, उसी का एक आउटकम या परिणाम है। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली by organizations of the UN government and major groups in every area in which humans directly affect the environment। तो environment में जिस भी तरीके से इफेक्ट होता है, ठीक है, जो ह्यूमंस जिस भी तरीके से एनवायरमेंट में इफेक्ट करते हैं उसको लेकर क्या क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आप कह सकते हैं ये है कि ग्लोबली भी लिए जाएंगे, नेशनली भी लिए जाएंगे और लोकली भी लिए जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो ये एजेंडा 21 है, इसमें जो ये 21 नंबर है, ये किस चीज को रेफर करता है? ये एजेंडा है 21वीं शताब्दी के लिए या फिर 21st सेंचुरी के लिए। ठीक है, आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है। इसके बाद इसी का एक सब पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा कि लोकल एरिया में हो रहा है, तो उसी को लेकर एक इसका सब पार्ट बनाया गया है, दैट इज लोकल एजेंडा 21। ठीक है, The implementation of Agenda 21 was intended to involve action at international, national, regional and local levels। ये तो हमने ऊपर देखा कि हर स्तर पर किया जाना चाहिए। Some national and state governments have legislated or advised that local authorities take steps to implement the plan locally। ठीक है, कुछ जो देश की सरकारें हैं या कुछ जो राज्य की सरकारें हैं उन्होंने क्या करा है? या तो कोई ऐसा लेजिस्लेशन बनाया है, लॉ बनाया है, या फिर जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको एडवाइस किया है कि वो इस तरीके के जो प्लान्स हैं, ठीक है ना, कि एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी ह्यूमंस जिस तरीके से भी एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, वो प्लान क्या करें? ये लोग खुद इंप्लीमेंट करें। कौन? लोकल अथॉरिटी जो है वो इंप्लीमेंट करें। और ये चीज कहां पर दी गई है? इसी डॉक्यूमेंट के, जो एजेंडा 21 का जो डॉक्यूमेंट है उसके चैप्टर नंबर 28 में दी गई है। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम एजेंडा 21 का ही सब पार्ट जो लोकल लेवल पर चलाया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको लोकल एजेंडा 21 या फिर LA 21 भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अगला आ जाता है एजेंडा 21 फॉर कल्चर। कल्चर से संबंधित एक एजेंडा 21 है। अब देखिए ये क्या है? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग ऑन कल्चर, कल्चर के ऊपर एक पहली वर्ल्ड की पब्लिक मीटिंग हुई है, जो कहां हुई है? दैट इज पोर्टो एलेग्रे इन ब्राजील 2002 में। वहां पर क्या आया था? इट केम अप विद एन आइडिया टू ड्रॉ अप डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस फॉर लोकल कल्चरल पॉलिसीज, अ डॉक्यूमेंट कंपेरेबल टू व्हाट एजेंडा 21 मेंट इन 1992 फॉर द एनवायरमेंट। अब आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है कि एजेंडा 21 तो जो है वो UNCED की देन है, ठीक है, लेकिन एजेंडा 21 फॉर कल्चर जो है वो वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग ऑन कल्चर जो हुई थी, कहां पर? पोर्टो एलेग्रे में 2002 में। ये वहां से निकल के आया है। ठीक है, इसका UNCED से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये नाम इससे मिलता जुलता है एजेंडा 21, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और वही बात है कि ये कल्चर संबंधित पॉलिसी बनाएगा। जैसे एजेंडा 21 जो है वो एनवायरमेंट से संबंधित पॉलिसी बनाता था, सिमिलरली जो एजेंडा 21 फॉर कल्चर है ये कल्चर से संबंधित पॉलिसीज बनाएगा। ठीक, एजेंडा 21 फॉर कल्चर इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विद वर्ल्ड वाइड मिशन दैट एडवोकेट्स establishing the groundwork of an undertaking by cities and local governments for cultural development। ठीक है, मतलब बिल्कुल एजेंडा 21 की तरह ही है, बस ध्यान रखना है कि वो एनवायरमेंट में काम करता है और ये एजेंडा 21 फॉर कल्चर जो है वो कल्चर के लिए काम करता है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड मिशन ये भी है और वो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर ही काम करता है। आई होप बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। Rio+5। ठीक है, अब Rio+5 ये कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है हमेशा कि रियो जो हुई है वो 1992 में हुई है। ठीक, तो Rio+5 आप इसमें कर लीजिए 1992 में, तो आप आ जाते हैं 1997 में। ठीक है, तो यही चीज यहां पर है। देखिए 1997 में जो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसमें एक स्पेशल सेशन होता है। ठीक है, किस लिए होता है? टू अप्रेज द 5 years ऑफ प्रोग्रेस ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 या फिर, ठीक है, और उसी को क्या बोला गया है? Rio+5। यानी कि जो एजेंडा 21 1992 की रियो समिट से निकला था उसके इंप्लीमेंटेशन को, या उसका जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें कैसी प्रोग्रेस है, उसके 5 साल का अप्रेजल जो होता है, ठीक है, वो करने के लिए एक स्पेशल सेशन जो है वो यूएन जनरल असेंबली में हुआ 1997 में, जिसको बोला गया Rio+5। ठीक, असेंबली ने रिकॉग्नाइज क्या किया कि प्रोग्रेस एज अनइवन, प्रोग्रेस जो है वो अनइवन है, वो एक जैसी प्रोग्रेस नहीं है, एंड आइडेंटिफाइड key trends including increasing globalization, widening inequalities in income and a continued deterioration of the global environment। और उसमें कुछ इस तरीके के ट्रेंड देखे गए कि ग्लोबलाइजेशन जो है, जो वैश्वीकरण है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो लोगों की इनकम है उसमें इनइक्वालिटीज है। ठीक है, इनइक्वालिटीज तो पहले भी थी और वो इनइक्वालिटीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब गरीब और अमीर के बीच का जो भेद है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्लोबल हमारा एनवायरमेंट है उसका डिटोरिएशन, यानी कि जो हमने, ऑब्वियस सी बात है कि एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हमने ये चीजें करी थी, लेकिन उसका डिटोरिएशन जो है वो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूड है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो Rio+5 में असेंबली यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने ऑब्जर्व किए। इसके बाद अगला आ जाता है जोहानिसबर्ग समिट। ठीक है, जोहानिसबर्ग, फिर से मैं वही कहूंगा कि जो हमारे क्रिकेट के देखने के शौकीन हैं लोग, उनको पता होगा जोहानिसबर्ग कहाँ है। जोहानिसबर्ग इज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो एक देश है साउथ अफ्रीका, वहां की ये एक सिटी है, दैट इज जोहानिसबर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या था देखिए, जोहानिसबर्ग प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन एग्रीड एट द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अर्थ समिट 2002। ठीक है, 2002 की एक समिट हुई है। इसने क्या अफर्म किया? दैट यूनाइटेड नेशंस कमिटमेंट टू फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 अलोंग साइड अचीवमेंट ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसने ये चीज अफर्म करी कि जो यूनाइटेड नेशन का कमिटमेंट है किसके लिए, कि एजेंडा 21 को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो MDG है, दैट इज द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, या फिर जो बाकी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। ये जोहानिसबर्ग समिट में जो है वहां पर बोला गया, जो कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर अर्थ समिट 2002 की थी। ठीक है, अब इसी के बाद हम आ जाते हैं अगली एक उस पर कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, दैट इज Rio+20। अब फिर से ध्यान रखना है, रियो हुई है 1992 में, इसके आगे 20 साल आप जोड़ दीजिए, आप आ जाएंगे 2012 में। ठीक, तो देखिए Rio+20 जो है दैट इज शॉर्ट नेम फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 2012। तो रियो जो है वो भी आपकी रियो में हुई है, Rio+20 जो है वो भी आपकी रियो में हुई है। ठीक है, और जून 2012 में हुई थी, क्योंकि जून 1992 में जो है ये रियो की कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली वाली, है ना। तो उसके 20 साल के बाद जो है 1992 की 20 साल के बाद इसको फिर से किया गया है, दैट इज इन 2012। अब Rio+20 कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, NGOs एंड अदर ग्रुप्स केम टुगेदर टू शेप हाउ वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी। यानी कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, विश्व के जो अलग अलग लीडर्स हैं वो आए, साथ ही साथ कुछ और पार्टिसिपेंट्स थे जो भागीदार थे, कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर से, जो हमारे NGOs हैं उनसे, और बाकी कुछ और ग्रुप से, वो सब साथ आए। और क्यों आए? कि इस चीज को देखने के लिए कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। पॉवर्टी मतलब जो गरीबी है उसको कैसे कम किया जा सकता है, सोशल इक्विटी को कैसे एडवांस किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इक्विटी वर्ड जो है इज नॉट इक्वलिटी। आई होप ये वर्ड अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, हम इसको पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको इसको डिटेल में इक्विटी और इक्वलिटी के बीच का अंदर जो है वो भी समझा चुका हूं। ठीक है,
तो सोशल इक्विटी को कैसे बढ़ाया जाए और एंश्योर किया जाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन एन इवन मोर क्राउडेड प्लेनेट, क्योंकि अब 20 साल हो चुके हैं, रियो से तो 20 साल हो चुके हैं, तो प्लेनेट जो है वो और ज्यादा क्या हो गया है, क्राउडेड हो गया है। और जैसे जैसे जो प्लेनेट है या जो अर्थ है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी या उसमें आप कह सकते हैं कि क्राउड बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ती जाएगी, तो चैलेंजेस भी फिर अपने साथ क्या होते जाएंगे, और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जो है वो तो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको कम करते जाना है। उसको लेकर कैसे ये चीजें कम की जाएंगी, ये बात की गई है Rio+20 कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो ऑफिशियल डिस्कशन जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मेन थीम्स पर जो है वो डिस्कस किया या फोकस किया। वो क्या है, पहला है कि ग्रीन इकोनॉमी, हाउ टू बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाई जाए टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, कि ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाई जाए ताकि हम लोग जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक टारगेट है, ठीक है, जो हमारा एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको पूरा कर सके और लोगों को कैसे गरीबी से बाहर ला सके, इसके लिए हम ग्रीन इकोनॉमी कैसे बनाएं, ये बात की गई। और दूसरी बात है कि हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को कैसे इंप्रूव करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये बात वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब तक जो है वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अचीव नहीं किया जा सकता जब तक इसमें इंटरनेशनल लेवल पर कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। जैसे हमने आपको पॉल्यूशन के केस में बताया था या क्लाइमेट चेंज में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर एक देश जो है वो पॉल्यूशन कम करता भी है तो दूसरा देश अगर नहीं कर रहा है तो ओवरऑल अर्थ में क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, टेम्परेचर वगैरह जो है वो तो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ एक देश को या किसी एक कॉन्टिनेंट को करने से नहीं होगा, सारे के सारे देश जो है वो आपस में मिलकर एक उनके बीच में एक हेल्दी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके ये सारे के सारे जो गोल्स वगैरह हैं इनको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ गए। इसके बाद Rio+20 में क्या हुआ है, मोर देन $513 बिलियन was pledged to build a sustainable फ्यूचर, लगभग $513 बिलियन से ज्यादा पैसा जो है वो यहां पर प्लेज किया गया, मतलब लोगों ने आपस में मिलकर क्या है उसको इकट्ठा वगैरह किया ताकि हम आने वाले समय के लिए एक सस्टेनेबल टाइम बना सके, एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो बना सके, ठीक है। इट सिग्नल्ड अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन अचीविंग द फ्यूचर वी वांट, इसने एक मेजर सिग्नल दिया, ठीक है, या फिर एक कह सकते हैं कि एक सिग्नल दिया कि हम एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं कि क्या करने के लिए, कि हमें जैसा फ्यूचर चाहिए वो हम अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मेजर स्टेप, एक बड़ा कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर UNCED, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप की चीजें जो है आपको यहां तक बिल्कुल भी समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा ये लेक्चर रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको हम यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, इसको हम लोग जो है पूरे के पूरे को नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे। तो इस पार्ट को जो है हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको जो चीजें हैं अबाउट द रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस का है, अर्थ समिट का है, ठीक है, रियो क्या है, Rio+5 क्या है, जोहानिसबर्ग की समिट क्या है, Rio+20 क्या है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। एजेंडा 21 क्या है, लोकल एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 फॉर कल्चर क्या है, ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD को लेकर, उससे हम अपना डिस्कशन जो है वो अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी कंटेंट रिलेटेड डाउट या क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहां से एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे आइदर व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD से हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।